हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज हमारे पास एक फ़ोन है Redmi 9। प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये फ़ोन डेड है और लो बूटिंग में है। तो कैसे हम इसे रिपेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। इसे आप पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये फ़ोन बिल्कुल फ्रेश है। मैंने सिर्फ इसमें ये चेक किया है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि लो बूटिंग है कि नो बूटिंग है कि हाई बूटिंग है, यही सब मैंने चेक किया है। और इसके अलावा हमने इस पर कुछ भी चेक अभी तक नहीं किया है। और फ़ोन बिल्कुल फ्रेश है, कहीं से भी इस पर कोई छेड़खानी नहीं है। तो आपके पास कभी भी इस तरह का फ़ोन आए तो आपको कैसे रिपेयर करना है, क्योंकि नॉर्मली टेक्नीशियंस के पास पास जो फ़ोन आते हैं रिपेयर होने के लिए, जैसे कि अभी तो ये फ्रेश है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो टेक्नीशियंस के पास फ़ोन आते हैं रिपेयर होने के लिए, अगर वो फ़ोन मान लो रिपेयर नहीं होता और वो थोड़ा छेड़ा हुआ फ़ोन है, तो आखिरी में यही होता है कि टेक्नीशियंस यही एक्सक्यूज़ दे देते हैं, भैया ये फ़ोन छेड़ा हुआ है, आप कहीं दिए थे वहाँ से ज़्यादा ख़राब होकर के आ गया होगा। लेकिन जब हमारे पास फ़ोन ऐसा आ जाए जो बिल्कुल भी छेड़ा हुआ नहीं, वो भी अगर रिटर्न जा रहा है, तो फिर यहाँ पर थोड़ी स्किल की कमी होती है, ठीक है। तो अभी ये बिल्कुल फ्रेश है, इसको रिपेयर करेंगे किस तरह से होगा आपके सामने ही होगा, बस आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, डीसी पावर सप्लाई से पहले चेक करके बताएंगे आपको कि इसमें रीडिंग कितनी है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो भी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको फॉल्ट दिखा रहा हूँ, उसके बाद में फिर मल्टीमीटर से कैसे हमको चेक करना है वो हम बात करेंगे। अभी पहले हम सिर्फ फॉल्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डीसी मशीन लगा देते हैं, ठीक है। नीचे वाली जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एम्पियर की लाइन है और ऊपर वाली वोल्टेज की लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी इसको टच करता हूँ, आप देख सकते हो क्या होता है, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि डीसी अभी बंद है तो कुछ नहीं होगा। देखो अभी ऑन होगा तो वहाँ ऊपर वोल्टेज में आ जाएगा 4.2। आप करंट कंजप्शन आप देख सकते हो किस तरह से होता है यहाँ पर, ठीक है। लो करंट कंजप्शन दिखा रहा है, ठीक है जी। वोल्टेज पूरा ड्रॉप हो गया। अभी यहाँ पर हम लगाएंगे वी बैट की लाइन पे, ठीक है। कुछ कंजप्शन नहीं हुआ, जब पावर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है। पावर प्रेस करने के बाद में कुछ मिली एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी वो भी होना बंद हो गया, एक सेकेंड। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे नीचे की तरफ, इस वाली जगह में, और यहाँ तो एम्पियर आपको दिखाई देगा ही, और यहाँ पर उसका ग्राफ होगा, ठीक है। बहुत माइनर कंजप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर, तो ये कंजप्शन है इसमें, और वोल्टेज का कुछ भी ड्रॉपेज नहीं, ओके, माइनर ड्रॉपेज भी नहीं। अब ये फ़ोन है हमारा लो बूटिंग, क्योंकि ये 1 से लेके 1 मिली एम्पियर से लेके 60 मिली एम्पियर के बीच के कंजप्शन को हम लो बूटिंग का बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कंजप्शन है लो बूटिंग कंजप्शन है। तो इसे कैसे हम रिपेयर करेंगे अब वो देखेंगे। तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं, मैं पहले आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। जब भी हमारे पास कोई ऐसा फ़ोन आया जो लो बूटिंग में होता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत जो करते हैं, इस तरह के जो कंपोनेंट हैं यहाँ पे आसपास, इनसे करते हैं। तो ये जितने भी बाहरी कंपोनेंट होते हैं, ये बिल्कुल जो फ्रेशर आदमी होगा उसके लिए भी है, और आगे जो थोड़ा एडवांस लेवल में जाना चाहता है उसके लिए भी है। तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट है सबको पहले चेक किया जाता है, किसी में लीकेज या शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है। आप इनमें लीकेज शॉर्टिंग देख सकते हैं रिवर्स फॉरवर्ड करके, ठीक है। इतनी मेहनत तो हमको करनी ही पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस साइड भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। बाकी सब कुछ सही था। तो जब सब कुछ सही होता है, तो उसके बाद हमको सबसे पहले पावर आईसी की ये वाली जो शील्ड है इसको रिमूव करना पड़ता है। ये रिमूव करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि पावर लाइन में दिक्कत है कि फ्रीक्वेंसी की लाइन में दिक्कत है, ये हमको पता चलता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और पावर सब यहीं पे, ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं है। तो यही वो यूनिट है जिसमें हमको प्रॉब्लम मिलेगी। तो हमको ये रिमूव करने के लिए सबसे पहले इसको स्क्रैच करना चाहिए साइड से। आप हीट करके भी निकाल सकते हो, बट
एक दो स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर आप हीट करके निकाले, हम भी वैसे ही निकाले लेकिन हमारा फ़ोन डेड हो गया। इसलिए मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ, इसमें आपका फ़ोन डेड नहीं होगा। कितने भी हैंड स्किल आपकी ख़राब हो, कुछ भी मतलब एकदम ख़राब होगी तो फिर सब कुछ डेड हो जाएगा। मतलब आपकी थोड़ी बहुत हैंड स्किल अच्छी हो, थोड़ी बहुत ना हो, फिर भी आप ये काम कर लोगे। बस ये ध्यान रखना, इस ब्लेड को ऐसे खड़ा नहीं चलाना, ठीक है। यहाँ पर आपको स्क्रैच करना बस ऐसे लेटा करके, इस तरह से। ज़्यादा अच्छा होगा कि ब्लेड के पिछले हिस्से से करो ये काम आप, ऐसे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बाकी हैंड स्किल अच्छी हो तो आप बिल्कुल शार्प ब्लेड यूज़ करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। और अगर आपको डर लग रहा है कि आपकी हैंड स्किल थोड़ी भी बुरी है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, तो ये ट्वीज़र है, इससे करो। कोई भी ख़राब ट्वीज़र होगा उससे करना, क्योंकि ये काम करने के बाद आपका जो ट्वीज़र है वो काम करने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये स्क्रैच इस तरह से आपको करते जाना है। ये टेक्निक ठीक ठाक है बट स्लो है। आप हीट करोगे तो एक बार में ये निकलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं। बस ध्यान रखना कि नीचे का कोई भी ट्रैक आपसे गलती से भी ना कट जाए। ठीक है, इस तरह से। बाकी ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है, जल्दी काम करना है तो ब्लेड से करेंगे। बाकी कोई स्टूडेंट हो जो कि मोबाइल रिपेयर सीखना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अपनी सीट बुक कराने के लिए। 1 मार्च का न्यू बैच है और दूसरा बैच जो है हमारा 10 मार्च का है। तो दोनों में से जो भी बैच आपको ज्वाइन करना हो उसके लिए आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं, ठीक है। अब इसको रिमूव करना है, तो रिमूव आपको ट्वीज़र से करना है और जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप उठाओ इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको स्कोप में ही देख के उठाना है तो ही सही से उठेगा, एंगल मैटर करता है इसके लिए, ठीक है। मैं अपने हिसाब से उठाऊंगा, आप अपने हिसाब से उठाइए, क्योंकि एंगल ज़रा सा भी डिस्टर्ब हुआ इसमें तो ये कोई ना कोई कंपोनेंट को उखाड़ के ले जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो, आराम से आपको उठाना है, कोई भी जर्क आपको बोर्ड पे नहीं देना है, थोड़ा भी झटका ना लगे। ठीक है, अभी एक साइड हो चुका है, अभी दूसरा साइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो एक कंपोनेंट शायद निकला, क्या बच गया, ठीक है। ऐसे ही बचा के काम करना है, बट ये मेरे हिसाब से इससे आपका डेड नहीं होता, लेकिन कुछ कंपोनेंट निकल जाते हैं वो बहुत हानिकारक है, ठीक है। निकल जाए तो हम लगा दें, लेकिन कोई कंपोनेंट टूट जाए तो फिर आप क्या करोगे, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी से इस काम को आपने करना है, ठीक है। ज़्यादा रगड़म पट्टी हमने नहीं किया था तो साइड की थोड़ी बहुत ट्रैकें हैं, जो ट्रैक नहीं है ग्राउंड की लाइन है, वो थोड़ी सी रिमूव हुई है। अब ये काम करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है वो समझो। जब भी आप इस तरह से जब भी आप इस तरह से काम करेंगे तो उसके बाद आपको एक सावधानी वाला काम भी करना पड़ेगा। इसके लिए एक और कैमरा की हमको ज़रूरत होगी, ठीक है। ये आ गया कैमरा। कोई भी कंपोनेंट या कैप होगा उसका ग्राउंड साइड चेक कर लेना, एक साइड ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। कई बार क्या होगा कि ऐसे ट्रैक निकलने के बाद में ग्राउंड लाइन ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके आसपास की चेक कर लो, इस पे नहीं बता रहा है,
बाकी सब में है, इस पे नहीं है। पता नहीं ये कौन सा है कंपोनेंट, मतलब कैप कौन सा है, देखा जाएगा, बट इस पे नहीं है, याद रहेगा। अगर आगे कोई फॉल्ट फाइंड करने के बाद में कोई दिक्कत रह गई तो फिर हम समझ जाएंगे कि दिक्कत क्या है, कहाँ से। ठीक है, तो अभी क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग, क्योंकि ये क्लीनिंग आपको ड्राई वाले ब्रश से करना है, क्योंकि लिक्विड लगाएंगे तो लिक्विड के कारण कहीं ना कहीं ये जो सोल्डर है चिपक जाएगा, इसके कारण फिर और दिक्कत आएगी। ठीक है, तो पहले हम फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे तो बीप मोड में ही रख के करेंगे, मतलब बिल्कुल ईजी तरीके से हमको काम करना है। तो और ईजी तरीके से रिपेयर करने के लिए आपको थियोरिटिकल साइड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं वो सब थियोरिटिकल ही होता है, थ्योरी पर ही बेस्ड होता है। क्योंकि जो थ्योरी हम पढ़ते हैं वही हमको प्रैक्टिकल करना होता है। प्रैक्टिकली आपको इतनी डिटेल में सारी चीज़ें एक साथ कोई नहीं समझा सकता, लेकिन सभी चीज़ों की थ्योरी आपको पढ़ाई जा सकती है, उस पर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसलिए जो भी आप देखते हो सीखते हो उसकी थ्योरी पर पहले फोकस करो, प्रैक्टिकल आप खुद भी करोगे तो आप सीख जाओगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। पहले हमको ये देखना है, फर्स्ट हमको ये देखना है बैटरी कनेक्टर पे कि वी बैट साइड हमको चेक करना है। वी बैट पर रिवर्स और फॉरवर्ड रीडिंग जब आप लेंगे तो दोनों तरफ से रीडिंग डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल अगर बिगनर भी आदमी करेगा ये काम तो भी कर पाएगा। इसके बाद ये लाइन जाती है सबसे पहले चार्जिंग आईसी में, यानी कि हमारी प्राइमरी पावर आईसी में। प्राइमरी पावर आईसी में जाने के बाद में ये लाइन का नाम जो है ये चेंज हो जाता है। जो वी बैट है वो बन जाता है या तो VPH या तो VSYS। अगर MTK होगा तो VSYS, अगर हमारा क्वालकॉम होगा तो VPH। इसके बाद ये लाइन आगे जाती है हमारी मेन पावर आईसी में या फिर सेकेंडरी पावर आईसी में। यहाँ जाने के बाद में ये लाइन जो VSYS थी ये जाती है, और इसके बाद ये कन्वर्ट होती है बक वोल्टेज में और LDO वोल्टेज में। कन्वर्ट होने का मतलब है कि अंदर जो है इस आईसी के अंदर DC टू DC कन्वर्टर होते हैं, बक कन्वर्टर होते हैं। ठीक है, LDO बनाने के लिए LDO के सर्किट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ कन्वर्टर्स के कारण यहाँ पर बक और LDO बनते हैं। ठीक है, तो हमको फर्स्ट प्राइमरी चेक क्या करना था, प्राइमरी चेक आपको करना है वी बैट, उसके बाद में VSYS, इसके बाद बक वोल्टेज और फिर लास्ट में LDO। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे तो पता चलेगा फॉल्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, ये जो पावर आईसी आप यहाँ पर देख रहे हैं यही पावर आईसी ये है। ठीक है, और ये जितने भी बड़े बड़े आप कॉइल देख रहे हैं यहाँ पर हम लेज़र का यूज़ करते हैं, जितने भी यहाँ पर आप कॉइल देख रहे हैं ये बड़े साइज़ के, ये सभी बक कॉइल्स हैं। तो पहले हम वी बैट लाइन चेक करेंगे, फिर VSYS को चेक करेंगे, इसके बाद में हम चेक करेंगे जितनी भी यहाँ पर बक लाइन आपको दिख रही है, बक कॉइल्स दिख रही है, वो चेक करेंगे। अगर यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर हम जाएंगे LDO साइड में। तो LDO को डायग्राम के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा, फिर वो हम देखेंगे। तो हम फिर प्रैक्टिकल साइड अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल साइड जाने से पहले न्यू बैच की मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। न्यू बैच हमारा शुरू होगा 10 मार्च को। ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं कोर्स तो उसकी फ़ीस है मात्र 1999, और ऑफलाइन अगर आना चाहते हैं तो 25,000 रुपये। अगर ऑफलाइन आते हैं तो आपको यहाँ पर जो रहने की जगह है ये फ्री मिलती है, और ऑनलाइन अगर आप कोर्स करते हैं तो फीस मात्र 1999 है। कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें नहीं है, मात्र 1999 में ही आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। जो चीज़ें आप ऑफलाइन में सीखेंगे वही चीज़ आप सेम सीखेंगे ऑनलाइन में। तो अगर आपको थोड़ी भी हैंड स्किल आती है, थोड़ा सा भी आप मोबाइल रिपेयर के बारे में जानते हैं, तो ऑफलाइन आने से पहले या कहीं जाने से पहले आप 1999 वाले कोर्स के बारे में पूछें, जानकारी ले लें कि आपके लिए वो कोर्स है कि नहीं। मात्र 1999 में ही आप 50,000 का 60,000 के वैल्यू वाला कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स उनके लिए है जो सर्किट के बारे में सीखना चाहते हैं, सर्किट रिपेयरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, मदरबोर्ड रिपेयरिंग के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियंस ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन आता है रिपेयर होने के लिए। जैसे हमारे पास अभी एक फ़ोन है, ये फ़ोन जो है कोई भी इसको छेड़ा हुआ नहीं है, कहीं से भी छेड़ा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश फ़ोन है। अगर ऐसा फ़ोन भी अगर कोई टेक्नीशियन रिटर्न करता है तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। बुरी बात इसलिए कि नॉलेज की अभी आपको बहुत ज़्यादा कमी है, इसको आपने ठीक करना है, सीखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे टेक्नीशियन बने, अच्छे टेक्नीशियन का मतलब ये है कि सर्किट की आपको पूरी नॉलेज हो। सर्किट की आपको नॉलेज हो जाएगी तो आप खुद ही अच्छे टेक्नीशियन बन जाते हैं। जो भी सेट आपके पास रिपेयर होने के लिए आता है वो रिपेयर होके ही जाएगा। अगर वो रिपेयर नहीं हो रहा तो उसमें कोई ऐसी फॉल्ट है CPU रिलेटेड जो कि नहीं बन सकती, नहीं तो हर एक चीज़ रिप्लेस की जा सकती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब कौन से पार्ट को या कौन सी IC को, इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्लेस करना है या रिपेयर करना है, और अगर वो रिप्लेस नहीं हो सकता तो उसको मॉडिफाई कैसे करें अपने हिसाब से, ताकि हम उससे काम करा सकें। ये सारी चीज़ें इस कोर्स में बताई जाती है।
और 1999 वाला जो कोर्स है, ये भी, इस कोर्स की भी इतनी वैल्यू है कि आप कहीं 50 या 60 हज़ार रुपये दे करके सीखेंगे, वहाँ भी जितनी चीज़ें सिखाई जाएंगी वही सारी चीज़ें आपको 1999 में सिखाई जाएगी। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक आपको लेकर के जाएंगे इस कोर्स में। तो अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आप ऑफलाइन आओ। थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप ऑनलाइन सीखो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुझे ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा, तो भी आप आ सकते हैं। 10 मार्च की न्यू बैच है। नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें और अपनी सीट बुक कराएं। क्लास के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डिटेल चाहिए, सिलेबस के बारे में चाहिए या टाइम टेबल, तो भी नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल साइड में। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल साइड अब शुरू करते हैं। इसके लिए मल्टीमीटर यहाँ पर लगा देते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपने देखा कि आपको वी बैट लाइन चेक करना है। वी बैट लाइन चेक करने के लिए मल्टीमीटर को रखेंगे डायोड मोड में। डायोड मोड में रखने के बाद में हम चेक करेंगे सबसे पहले वी बैट में पॉजिटिव। ठीक है, ये हम चेक करें फॉरवर्ड बायस में, ये रीडिंग अप हो रही है, इसके बाद में स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करेंगे रिवर्स बायस में 477, अगेन हम चेक करेंगे फॉरवर्ड में। ठीक है, लगभग रीडिंग वहीं पर आके रुकी है। अगर ये रीडिंग जैसे कि अप डाउन होती, फिर जीरो होती, मतलब ओएल होती, ठीक है, जैसे अभी ये ओएल लिखा है यहाँ पर, अगर ये ओएल होता फिर रीडिंग दिखाती फिर ओएल होता, तो हम ये समझ जाते कि या तो हमारी वीपीएच में कोई दिक्कत है या तो बक लाइन में कोई प्रॉब्लम है। बट इससे ये कहीं पर भी सुनिश्चित नहीं होता या कंफर्म नहीं होता कि हमारी आगे वीपीएच या बक लाइन में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये एक अनुमानित है। अनुमानित का मतलब ये नहीं कि 50-50। अगर ये रीडिंग आती है इस प्रकार की, तो नॉर्मली हमारे बक लाइन में या वीपीएच में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते, ये तो हमारा ठीक था। अब ये है यहाँ पर वीपीएच। ठीक है, ये जितने भी कैप दिख रहे हैं ये सब वीपीएच होते हैं। इसके लिए स्कीमेटिक की जरूरत नहीं पड़ती है। स्कीमेटिक क्योंकि ये सारे डायग्राम्स तो रटे रटाए हैं, मतलब कि ये फॉल्ट हम रिपेयर करते ही रहते हैं, तो ये सब पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही रीडिंग आ रही है जो हमारी वी बैट में थी, मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल भी लीकेज या शॉर्टिंग नहीं है, ये बिल्कुल ओके है। ठीक है, ये सभी आपकी वीपीएच लाइन है। अब इसके बाद आपको चेक करना है बक लाइन को। तो बक लाइन चेक करने के लिए आप हल्का सा स्क्रैच करके भी कर सकते हो चाहो तो ये ठीक है। हम अभी रिवर्स बायस में चेक कर रहे हैं, ये 99 बता रहा है। इस पर अगर आपको डाउट हो तो रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों रीडिंग ले लो। ये रीडिंग में चेंज आ गया, मतलब ये ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी हम अभी रिवर्स बायस में कर रहे हैं। ये रीडिंग थोड़ी गलत है। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं रिवर्स फॉरवर्ड में। ठीक है, यहाँ पर ये शॉर्ट बता रहा है। दूसरा ये रीडिंग, ये ठीक है, इस पे शॉर्टिंग बता रहा है, इसको हम ऐसा क्रॉस कर देते हैं। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ओके है। ये रीडिंग भी ठीक है। तो ये वाली बक कॉइल में हमको शॉर्टिंग मिली है। तो ये बक कॉइल हम चेक कर लेंगे किधर जाती है, कहाँ कहाँ जाती है, उसके बाद हमको पता चलेगा। तो इसको चेक करने के लिए बोर्नियो हमको चालू करना होगा। ठीक है, मॉडल है इसका रेडमी 9। रेडमी 9 में बिट मैप निकालेंगे। जब आप सर्किट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू करोगे तो थोड़े टाइम के बाद ऐसा होगा कि सर्किट की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि स्कीमेटिक की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन शुरू में आपको बहुत ज़्यादा स्कीमेटिक को स्टडी करना है। कौन सा कैप शॉर्ट था? ये कॉइल, ये वाला। ठीक है, ये कॉइल हमारा शॉर्ट मिला था। इसके लिए आप चाहो तो रोज़न इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि रोज़न से फॉल्ट फाइंड करना इजी है, या फिर मैं ज़्यादातर इस चीज़ के लिए पेट्रोल का यूज़ करता हूँ या फिर थिनर का यूज़ करता हूँ। ज़्यादा इजी आपको लगेगा कि रोज़न है, रोज़न फैला देंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इजी है, आप पेट्रोल का यूज़ करो या फिर थिनर का, इससे आपको फॉल्ट बहुत जल्दी मिलेगा।
ठीक है, बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पर हम चलते हैं। पेट्रोल आपको ब्रश से लेकर के ये जैसे भी इधर आपको ऐसा फैला देना। अभी ये बता रहा है कि इसका जो लाइन है इस तरफ आता है, ठीक है, और कहीं जाता है सीपीयू में। तो ये वाले साइड में हम पहले देख लेते हैं, अगर हीट हो रहा होगा तो पता चल जाएगा। नॉर्मली इस पर कितना वोल्ट होता है ये हमको पता नहीं है, तो वोल्टेज पता करने के लिए पहले हम देख लेते हैं इन आउट में। इन आउट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी हैबिट होनी चाहिए चीज़ें पता करने की, क्योंकि हर चीज़ स्कीमेटिक में, हर किसी का स्कीमेटिक नहीं है। स्कीमेटिक में तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन हर मॉडल का स्कीमेटिक है नहीं, तो फिर आप कैसे करोगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहीं से पता करो। यहाँ पर लिखा है VDD कोर, ठीक है, ये कैप है, यहाँ पर VDD कोर लिखा हुआ है। अब VDD कोर का मतलब ये सीपीयू के लिए, सीपीयू के लिए 0.8 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है। तो मैं जितना हो सके कम से कम वोल्टेज देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, तो लगभग 0.8 से ही हम शुरू करेंगे। पेट्रोल यहाँ का ड्राई हो गया। पेट्रोल मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, और जो सीटीसी आप यूज़ करते हैं उसमें कितना पानी मिला है हमको पता नहीं, इसलिए उसका यूज़ मैं नहीं करता, क्योंकि कस्टमर के सेट के साथ हमको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, अभी वोल्टेज सेट कर रहा हूँ। वोल्टेज आप देख लो कैसे, कितना सेट करना है। वोल्टेज अभी हम सेट करेंगे कम से कम 0.8, और जो एम्पियर है, एम्पियर लगभग यहाँ पे 5 है, उसको 5 नहीं करना है, उसको कम करना है। ठीक है, लगभग ये 2.3 एम्पियर तक मैंने सेट किया। अभी यहाँ पर नहीं दिखेगा क्योंकि ये शॉर्ट किलर ऑन हुआ है अभी। जब मैं इसको शॉर्ट करूँगा तो आपको दिखाई देगा कि कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, 2.8 एम्पियर का कंजप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे हमने अटैच कर दिया है, और हो सकता है कि आईसी भी ख़राब हो, तो आईसी के ऊपर भी हम लगा देते हैं। ठीक है, ये देखेंगे आउटपुट किस तरफ से होता है इसका। आउटपुट देखना ज़रूरी है, ये इस वाला साइड आउटपुट का है, तो इस तरफ में ही हमको लगाना पड़ेगा। कंजप्शन इतना ज़्यादा नहीं है। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ड्राई हुआ है ये वाला कैप, ये पूरा ड्राई हो चुका है, इसमें थोड़ा सा बाकी है अभी। अब ये भी ड्राई हो गया, लेकिन ये पहले हुआ है। दोबारा देखते हैं। इसमें हम वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा के देखेंगे, थोड़ा सा मतलब 2 मिली वोल्ट ओनली। हल्की हीट हो रही है इसी तरफ में, लेकिन प्रॉपर नहीं बोल सकते कि कौन सा कैप जो है वो हीट हो रहा है। एक बार हम ये करेंगे कि इसको, जो हमने यहाँ पे सोल्डर से इसको जोड़ा था, इसको डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि सोल्डर का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये हम ऐसे ट्राई कर लेंगे एक बार, तो हो सकता है क्लियर हो जाए। अभी वोल्टेज हम थोड़ा कम कर देते हैं।
इस तरफ में ही थोड़ी हीटिंग हो रही है। ठीक है, ये हम रिमूव करके देखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, उखाड़ करके देख सकते थे, लेकिन उससे क्या होगा कि अगर हमने इसको उखाड़ा और यही कैप अगर सही निकला फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर थोड़ा इसको इंसुलेट करके ही हम काम करेंगे। क्योंकि ऐसे आपको बिना इंसुलेशन के काम नहीं करना है। इससे दो चीज़ें होंगी, तोड़ा ताड़ी करने से तो देखो सर्किट खराब ही होता है और बाकी लाइन पे इफेक्ट आता है। एक काम करते हैं, ये दोनों ही कैप को हम निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि ये नीचे वाले पे भी शक हो रहा है। और ये सब चीज़ में बड़े वाले कैप ही ज़्यादातर शॉर्ट होते हैं, तो एक बार वेरिफिकेशन के लिए देख लेते हैं। मेरे काउंटर में जो एसएमडी थी, पहले एक शूटर थी और दूसरी साइक्लोन थी, और अभी के टाइम पे दोनों ही साइक्लोन हो गई है। क्योंकि कई बार ये होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरे पास जो डीसी एसएमडी है वो ज़्यादा अच्छी वाली है, तो वो ले जाते हैं, तो उसके कारण चेंज होता रहता है। क्योंकि अगर यहाँ पर शूटर टाइप होता तो ये एक बार में ही रिमूव हो जाएगा। अगर आप शूटर यूज़ करोगे पतली नोजल के साथ में, तो इतनी मास्किंग आपको करनी नहीं पड़ेगी, बहुत कम मास्किंग के साथ भी आप काम कर लोगे। लेकिन जितना सेफली आप काम करोगे ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये फ़ोन जो है किसी की अमानत है, किसी का खरीदी हुई चीज़ है, तो इस पर बिल्कुल खिलवाड़ आपको नहीं करना है। काम होता है करो, नहीं होता छोड़ दो, मत करो, लेकिन ख़राब मत करो। इसका देखो, पहले इसका ड्राई हुआ था पेट्रोल, लेकिन इसका भी हुआ था, और इसका और जल्दी हुआ था, तो इसको एक बार उठा करके देख रहा हूँ। इस लीकेज को फाइंड करने का एक और आसान तरीका है, बट वो यूट्यूब पर अभी मैं नहीं बता सकता, अभी क्या कभी नहीं बता सकते। और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा, बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। ठीक है, रिमूव कर दिया हमने। अब इसके बाद इसकी रीडिंग लेते हैं, रीडिंग कितनी आती है ये भी देख लेते हैं। ये अब भी शॉर्ट है। ठीक है, शॉर्टिंग अब भी है, 15 बता रहा है एक तरफ से, दूसरे तरफ से 18 बता रहा है। ठीक है, ये अब भी शॉर्ट है, तो ये हमको एज इट इज़ वापस लगाना है। थोड़ा ठंडा होने देते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं बोर्ड को, फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो जितना हो सके सावधानी से काम करो, अच्छे से काम करो, तभी आपका काम होगा। सावधानी से काम नहीं करोगे, ऐसे ही कुछ भी कर दोगे तो नहीं होगा, कितनी भी अच्छी जगह सीख लो तो भी नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ पर आ रहा है लेकिन 11 है, और यहाँ पर आ रहा है 2 है। ठीक है, 2 का मतलब शॉर्ट है। और यहाँ पर फॉरवर्ड बायस देखेंगे तो 17 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा रीडिंग में चेंज आया। अब इसको हम डायोड वैल्यू में एक बार चेक करेंगे। डायोड वैल्यू में यहाँ पर पहले 4 आ रहा था, अभी यहाँ पे 32 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 32 से ज़्यादा आना चाहिए, बट यहाँ पे अभी भी 32 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर 44 आ रहा है। मतलब रीडिंग में थोड़ा भी माइनर चेंज भी होगा तो चलेगा, नहीं चलेगा जैसा कुछ नहीं इसमें। ठीक है, ये कैमरा गिर गया, कैमरा गिरता रहता है कभी कभी, इसलिए इसकी लोकेशन थोड़ी बदलती रहती। एक सेकंड, इसको फिक्स कर देता हूँ, अभी ना गिरे, नहीं तो फिर नहीं, अभी भी गिरने वाला है। एक बार अच्छे से माउंट कर देते हैं, हो गया। ठीक है, ऐसे हाथ से ना हो, कैमरा ना गिर जाए कभी, इसके लिए अच्छे से फिक्स करके रख देते हैं। और इसके बाद ये कैप हमको चेक कर लेना चाहिए, कैप में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। कैप की शॉर्टिंग कैसे पता चलेगी? बीप मोड में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, इस पर तो कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा। और अब यहाँ पर बीप भी नहीं बता रहा है। ठीक है, और ना ही इस पर शॉर्ट बता रहा है। लेकिन यहाँ पे रीडिंग में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर 70 बता रहा है, 71 बता रहा है, और प्रोब चेंज करने पर 59 बता रहा है। एक बार हम क्या करेंगे कि इसको डायोड वैल्यू में आखिरी बार चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि टेप के कारण भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा हो। अब यहाँ पर डायोड वैल्यू बिल्कुल सही बता रहा है, यहाँ पर देख सकते हो ग्राउंड से ही रीडिंग ली जा रही है। ठीक है, बहुत सही रीडिंग है, और पलटने पर भी बहुत सही रीडिंग है। ठीक है, तो ये हो सकता है कैप लीकेज में होगा, या फिर उठाते समय हो सकता है कि इंटरनली ये ठीक हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसको साइड में रखते हैं, हो सकता है दोबारा हम यूज़ ना करें, क्योंकि हो सकता है चार्ज और डिस्चार्ज करने में ज़्यादा डिले कर रहा होगा, इसलिए हमको शॉर्ट लग रहा होगा। ठीक है, बैक साइड कोई समस्या हम देख लें, है तो नहीं यहाँ पर? ठीक है, सब कुछ, कोई दिक्कत तो हमको यहाँ पर नहीं दिख रही है। इस तरफ जो दिक्कत थी ये तो ठीक हो चुकी है। बैक साइड दिक्कत का मतलब ये है कि कहीं पर हमको लीकेज वगैरह तो देखने को नहीं मिल रहा, तो उसके लिए जूम करना होगा थोड़ा। ठीक है, ऐसा कुछ खास लीकेज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। तो एक काम करेंगे, क्योंकि हमने अभी इसको हीट किया 2 बार। ठीक है, हैंड स्किल कितनी भी अच्छी हो, आंख बंद करके भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर रीडिंग ले लेते हैं कि कहीं पे कोई लीकेज वगैरह तो नहीं आई काम करने के बाद में। ये पहले वाली रीडिंग है, ठीक है। ये इसके बाद ये भी ठीक है, इसका इलाज हो चुका है, इसका भी इलाज किए नहीं थे, ज़रूरत नहीं थी। इसका भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब सही है। ठीक है, और बाकी के जो एलडीओज़ वगैरह हैं उनमें मुझे नहीं लगता इतना रीडिंग लेने की आवश्यकता है अभी फ़िलहाल। ठीक है, एक बार हम वोल्टेज दे करके चेक कर लेते हैं, सही गलत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। पहले इसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। इसके लिए हार्ड वाला ब्रश ही अच्छा होता है, ये सॉफ्ट वाला मत लेना, बेकार होता है। हाँ, ये वहाँ काम करो। इसके लिए ये जो सॉफ्ट वाला ब्रश है, ये आपको तब यूज़ करना है जब आप काम करोगे रिबॉलिंग में। ठीक है, डबल डेकर में, तब ये आपको काम आएगा। ठीक है, ये फिर हादसा हो गया था अभी। ये इसका जो सक्शन कप है ये बहुत बेकार है, बहुत जल्दी ये वो हो जाता है, क्या बोलना चाहिए, एयर इसमें आ जाता है, वैक्यूम ख़त्म हो जाता है इसका। ठीक है, अभी इसका काम वैसे बंद हो गया, इसको हटा ही देते हैं, ये बार बार गिरता रहता है। अभी क्या करने वाले थे, हम इसको चेक करने वाले थे। ठीक है, चेक करने के लिए इसको बोर्ड में लगाएंगे। बोर्ड में लगाने के बाद में पहले मैं इसका डीसी रीडिंग ही देखूंगा।
डीसी रीडिंग पहले 2 मिली एम्पियर के आसपास थी, कुछ ऐसा ही था। अभी कितने मिली एम्पियर तक की रीडिंग इसकी होती है ये हमको देखना है। डीसी सेट हो चुका है 4.2 पर, स्क्रीन के साथ ऐड कर देते हैं। अभी इसका एम्पियर कंजप्शन में क्या चेंज हुआ है वो देखना है। अगर कोई चेंज नहीं हुआ होगा तो कहीं और प्रॉब्लम होगी, फिर से हमको काम करना होगा, देखना पड़ेगा। बट इतना ज़्यादा हमको देखना नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ मिली एम्पियर लेकर के ज़ीरो हो गया। एक बार पावर की प्रेस करेंगे। ठीक है, इस एम्पियर कंजप्शन का मतलब ये है कि फ़ोन आपका ऑन कंडीशन में है। ठीक है, 150 तक जाने के बाद में ये सभी को, नहीं अभी नहीं बताऊंगा, कोर्स में ही बताऊंगा क्या करता है। बैटरी के साथ चालू करके देखेंगे तो क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, यही फ़ोन है। पहले मैं अपने साइड से देखता हूँ, कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ जी, आ गया। ठीक है, सेट रिपेयर हो गया। अगर ये पूरा ऑन होगा तो मतलब हैंग ऑन लोगो वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है सब कुछ। रबड़ लगा देते हैं इस पर ताकि मदरबोर्ड गिरे ना। ठीक है, बस हैंग ऑन लोगो वगैरह नहीं होगा तो अपन इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। लोगो चला गया। लोगो जाने के बाद MIUI, पता नहीं UI क्या है। ठीक है, ये लाल गोला सा आ गया, मतलब ये शायद मंगल ग्रह होगा। ठीक है, मंगल ग्रह आने के बाद में 11:22 हुआ है। ठीक है, ठीक है जी, ये हो चुका है काम। और जो भी भाई सीखना चाहते हैं, दो चीज़ें देख लो। ये आज की वर्किंग थी, VBAT से हमने चेक किया था यहाँ तक। इसके बाद में VSYS को चेक किया, ओके था। दोनों की रीडिंग सेम, VBAT और VSYS ओके था, मतलब इधर भी कोई लीकेज नहीं। उसके बाद बक लाइन चेक किए, LDO की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर जो बक वोल्टेज था वही प्रॉब्लम थी, और कौन से वाले बक में थी, ये वाले में। तो जब आप रिपेयर करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके इसी बक में प्रॉब्लम आएगी। अब Redmi 9, अब होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं, सर हम ये सर्च करते हैं Redmi 9 या Redmi फलाना, Redmi ढिमकाना, सर्च किए, उसमें प्रॉब्लम थी डेड की या नेटवर्क की। वहाँ जा करके देखे, उस पर्सन ने कैपेसिटर निकाला, एक कॉइल निकाला, या फिर वहाँ पे जंपर दिया, बन गया, मेरा क्यों नहीं बना। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी आपको वो चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो फ़ोन रिपेयर हुआ है इस कॉइल की शॉर्टिंग को हटाने से हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कॉइल में भी यही, आपके फ़ोन में भी यही कॉइल शॉर्ट होगी। Redmi 9 में कोई भी कॉइल, मतलब बक लाइन शॉर्ट हो सकती है, या हो सकता है आपको LDO तक जाना पड़े। ठीक है, तो आपके सेट में प्रॉब्लम कहाँ से है, इस वीडियो को देख करके आपको एक आइडिया मिलेगा कि काम कहाँ करना है। VBAT, SYS, LDO, बक और LDO। आपको डिक्टो कॉपी कुछ भी नहीं करना, नहीं तो बनेगा नहीं। ठीक है, हो सकता है कि 1000 में से कोई दो टेक्नीशियन हो जिनके फ़ोन में यहाँ से प्रॉब्लम हो। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी दिखाओ, क्योंकि यहाँ पर चारों चीज़ें मैंने आपको बता दिया क्या चेक करना है, लो बूटिंग में और हाई बूटिंग में। करो, बन जाएगा, अच्छे से बनेगा। और जो भी भाई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करने के लिए किधर है डिटेल, ये डिटेल है। ठीक है, 10 मार्च की बैच है, और फीस है ऑनलाइन की मात्र 1999, ऑफलाइन की 25,000 है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे दिए नंबर पे संपर्क करें। डिटेल चाहिए तो भी नीचे दिए नंबर पे संपर्क करो। और 10 मार्च की बैच है, और सीट अभी लिमिटेड है। पहले लिमिटेड थी, अभी इसको हमने और भी ज़्यादा लिमिटेड कर दिया है। जो 2000 वाली बैच है, इसमें पहले 40 स्टूडेंट की सीट रखते थे, इसको हमने कम करके 25 स्टूडेंट की सीट कर दिया है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको मिलता हूँ क्लास में। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और एक मैसेज और करें, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया आखिरी तक, यहाँ तक, तो कमेंट ज़रूर करें कि मैंने पूरा वीडियो देखा है। तो अच्छा लगता है, इससे हमको लगता है कि वीडियो और डिटेल में बनाए। ठीक है जी, थैंक यू।